तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एग्जांपल देखी थी, 5-1 देखी थी और 5-2 देखी थी। 5-2 के अंदर बेसिकली हमने क्या कहा था कि जो चीज़ हमें इसके अंदर देखने में मिलती है वो थी यहाँ पे एक ख़ास सिनेरियो था जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि ये जो 2 एग्जांपल्स हैं ये यूज़ होती हैं। जैसे इफ द लोड चेंजेस एंड द फील्ड इज केप्ट कांस्टेंट व्हाट हैपेंस टू द टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि अगर लोड चेंज करें और फील्ड को कांस्टेंट रखें दैट मींस वी आर कीपिंग द वैल्यू ऑफ ईए कांस्टेंट। तो क्या होता है ये चीज़ पता लगे कि 5-3 में ये भी हमने आज करनी है। और सेकेंडली था कि हाउ मस्ट द जनरेटर फील्ड करंट बी एडजस्टेड टू कीप द वैल्यू ऑफ वी टी कॉन्स्टेंट एज द लोड चेंजेस। ये वो एग्जांपल थी जो 5-2 हमने की थी। इसके अंदर बेसिकली होता क्या था कि इसके अंदर जनरेटर के ऊपर लोड, नेचर ऑफ लोड बदलता था और एज ए रिजल्ट वी फाई की वैल्यू चेंज होनी थी। हमने 5-2 के अंदर क्या किया था कि वी फाई की वैल्यू को हमने 480 वोल्ट्स उसने कहा था कि रहनी चाहिए और नई फील्ड करंट बताएं कि ये लोड डाला तो नया फील्ड करंट कितने पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया था कि हमने वी फाई की जगह अपना जो 480 वोल्ट्स, इन केस 480 था तो वो हमने रख के देखा कि इस लोड के कनेक्ट करने के बाद हमें ई ए कितनी चाहिए होगी। ई ए की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हमने मैग्नेटाइजेशन कर्व से देखा कि हमें अब आई एफ कितना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक मेक द वैल्यू ऑफ ई ए इक्वल्स टू द वैल्यू दैट वी कैलकुलेटेड बाय दैट फॉर्मूला। तो बेसिकली क्या किया हमने, आई एफ की वैल्यू देख ली और हम बार बार ये देखते गए कि अगर लोड बदलता है, लोड की नेचर बदलती है, हमने डिफरेंट किस्म का लोड उसमें कनेक्ट करके देखा, तीनों किस्म का कनेक्ट करके देखा कि अगर लोड की नेचर बदलती है तो हमें आई एफ की वैल्यू को कैसे बदलना पड़ेगा। वो फिर हमने उसमें ये देखा इन ऑर्डर टू कीप आवर फेज वोल्टेज कांस्टेंट। उसमें फिर हमने ये देखा कि अगर हम लैगिंग लोड लेते थे तो आई एफ की वैल्यू कहीं ज्यादा चाहिए होती थी एज कम्पेयर टू अगर यूनिटी पावर फैक्टर लोड होता था, और एज कम्पेयर टू अगर लीडिंग पावर फैक्टर लोड होता था तो आई एफ की वैल्यू सबसे कम चाहिए होती थी, सबसे कम फॉर लीडिंग एंड देन फॉर यूनिटी एंड देन फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। तो उतना ज्यादा क्योंकि लॉस बढ़ जाता है तो उतना ही ज्यादा ड्रॉप आता है, जिसको बढ़ाने के लिए आई एफ की वैल्यू हमें उतनी ज्यादा चाहिए होती है। तो बेसिकली हमने ये देखा था इस एग्जाम्पल के अंदर। तो आज वाले एग्जाम्पल के अंदर हमने ये देखना है कि उलट क्या होगा। उलट का मतलब यह है कि अगर हम आई एफ को चेंज ना करें, आई एफ को कांस्टेंट रख लें, और इसका मतलब है कि ई ए को भी अब हमने कांस्टेंट रख लिया। तो अगर हमने आई एफ को कांस्टेंट रख लिया और हमने फिर तीन डिफरेंट तरह के लोड्स जो हैं वो यूज किए, तो क्या होगा। तो लैगिंग के ऊपर वी फाई के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, लीडिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यूनिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली हमारे पास ई ए की वैल्यू होगी एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी फाई, लेकिन इट्स गोइंग टू बी अ लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड एज कम्पेयर टू द लास्ट एग्जाम्पल जिसमें आपने ई ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। कॉम्प्लिकेटेड क्यों होगा उसको भी हम देख लेते हैं। तो बेसिकली इसकी स्टेटमेंट जो है वो ये कहती है कि ए 480 वोल्ट 50 hertz wire connected 6 pole synchronous generator has a per phase synchronous reactance of 1 ohm। synchronous reactance per phase बताइए, XS की वैल्यू बताइए। its full load armature current is 60 amps। IA full load दिया हुआ 60 amps at 0.8 power factor lagging। this generator has a friction and windage losses of 1.5 kilowatts। ये friction और windage losses दे दिए। core losses of 1 kilowatt वो दे दिए at 60 hertz at full load। since the armature resistance is being ignored, armature resistance को वो ignore कर रहा है, assume that I square R losses are negligible। the field current has been adjusted so that the terminal voltage is 480 volts at no load। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ आप कहीं नहीं लिखा हुआ कि फील्ड करंट बदलेगा, एक दफा एडजस्ट कर दिया गया। the field current has been adjusted so that the terminal voltage is 480 volts at no load। अभी सबसे पहले तो ये कि ये जो 480 वोल्ट्स हैं ये टर्मिनल वोल्टेज है। हमने देखना है सबसे पहले कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। हमारी कॉन्फ़िगरेशन वाई कनेक्टेड है, जिसका मतलब ये हुआ कि V5 480 नहीं होगा, V5 480 डिवाइडेड बाय √3 होगा। यानी कि नो लोड कंडीशन के ऊपर हमारा जो V5 है वो 480 डिवाइडेड बाय √3 होगा। दैट कम्स आउट टू बी 277। और वो जो V5 है क्योंकि वो नो लोड पे है, इसका मतलब है कि EA की वैल्यू भी 277 ही होगी as at no load condition। the value of IA is 0 which in turn makes the value of IARA and the value of IAXS be equals to 0। तो बेसिकली क्या हुआ,
हमने ये देखा कि नो लोड कंडीशन पे EA जो है हमारा वो 277 है, यहाँ तक हम पहुंचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें यही लिखा हुआ है, जनरेटर इज वाई कनेक्टेड, सो इज फेज वोल्टेज इज गिवन बाय V5 is equals to VT over under root 3. That means when VT adjusted to 480 volts, V5 is equals to 277. The field current has been adjusted so that VT at no load is equals to 480 volts, which means V5 at no load is equals to 277, and at no load condition the armature current is zero. So the armature reaction voltage and the IAR drops are zero. As IA is equals to 0, the internally generated voltage EA should be equals to V5 is equals to 277. So the internally generated voltage varies only when the field current changes, because we have kept the value of omega constant 2. Since the problem states that the field current is adjusted initially and then left alone, the magnitude of internally generated voltage is always going to be EA is equals to 277 and will not change in this example. तो बेसिकली यहाँ तक हम पहुंच गए। अभी उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट ये कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ दिस जनरेटर। तो स्पीड ऑफ रोटेशन हम फाइंड कर सकते थे 120 F ओवर P से। तो बेसिकली P दिए हुए हैं, 6 पोल्स हैं, F 50 हर्ट्ज है और 120। तो इधर से हमने वैल्यूज पुट की तो हमें मिल गया जी 1000 आरपीएम्स। और अमूमन हमने ओमेगा यूज करना होता है, तो ये n की फॉर्म में है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेडियन पर सेकेंड by multiplying with 2 pi and dividing by 60. तो हमारे पास आ गया जी 104.7 रेडियंस पर सेकेंड। अब आ जाता है जी नेक्स्ट पार्ट, जिसमें है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ दिस जनरेटर इफ द फॉलोइंग आर ट्रू। पहला, if it is loaded with the rated current at 0.8 power factor lagging. Second, if it is loaded with the rated current at 1 power factor यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर। और तीसरा, इट इज लोडेड विद द रेटेड करंट एट 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग। तो बेसिकली क्या है कि वो पूछ हमारे से रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज क्या है, VT क्या है। अब इन ऑर्डर टू फाइंड VT वी हैव टू फाइंड V5 और EA का हमें पता है, लेकिन EA की सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है जो कि 277 है, एंगल हमें नहीं पता। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ V5 इज ऑलवेज विद एंगल 0, तो वो वहां पे हमें V5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अभी अगर आप देखो तो हमारे पास तीनों केसेस में 3 डिफरेंट ट्राइंगल्स बनेगी और हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो EA, वही केवीएल वाली, EA वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल्स टू V5 वेक्टर क्वांटिटी प्लस IARA ये भी वेक्टर क्वांटिटी प्लस JXSIA ये भी वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन इस केस में हमारे पास EA का सिर्फ मैग्नीट्यूड है और V5 हमारे पास टोटल ही नहीं है जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं। बाकी चलो IARA तो 0 हो जाएगा क्योंकि RA की वैल्यू नहीं दी हुई, इग्नोर कर सकते हैं। और JXSIA जो हमारे पास है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एक्सेस की वैल्यू भी है और IA की भी है। तो बेसिकली अभी हमारे पास एक इक्वेशन है और नंबर ऑफ अननोन्स 2 हैं। 2 किस तरह से हैं कि एक तो V5 हमें पूरे का पूरा चाहिए और दूसरा EA की सिर्फ मैग्नीट्यूड है, एंगल नहीं है। अगर वो होता तो फिर तो हम डायरेक्टली EA की वैल्यू जो V5 की वैल्यू जो है वो हम निकाल सकते थे। So basically this is going to be a little bit more complicated as compared to calculating the value of EA which we did in last example. तो basically क्या करेंगे हम वही फेजर डायग्राम जो है उसको हम ड्रॉ कर लेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज अवेलेबल है, क्या कैलकुलेट करना है और किस तरह से कर सकते हैं। तो बेसिकली पहले पार्ट के अंदर उसने कहा जी जनरेटर इज लोडेड विद रेटेड करंट एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। तो इसका मतलब है कि इसकी जो डायग्राम बनेगी वो कुछ इस किस्म की बनेगी। अगर आप इधर देखो तो ये लैगिंग है 36.87 क्यों है जी, क्योंकि 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग है। फिर हमने क्या किया जी JXSIA की वो जो वेक्टर है उसको ड्रॉ कर लिया, IARA को हम इग्नोर कर रहे हैं, वो ड्रॉ कर लिया और एक वेक्टर हमने ये ड्रॉ कर लिया। अभी अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ JXSIA की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस पूरे वेक्टर की, वो हमने यहाँ कैलकुलेट कर ली जी। एक्सेस की वैल्यू उसने दी हुई है 1 ओहम और IA की वैल्यू पता है जी 60 एम्प्स एट एन एंगल ऑफ -36.87। तो ये वैल्यू हमारे पास पूरे वेक्टर की JXSIA की निकल आई। ठीक हो गया। अब ये वेक्टर की वैल्यू निकल आई, इस वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड है हमारे पास 277, इसकी डायरेक्शन हमारे पास नहीं है, विद एंगल हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है और V5 हमने एज इट इज फाइंड करना है। तो बेसिकली क्या कर सकते हैं हम इसको अगर पूरे को एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लें तो हम बाय यूजिंग हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला इज इक्वल्स टू बेस प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर, इन ये फॉर्मूला यूज करके हम
V5 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हाइपोटेन्यूज क्या है जी? EA। तो EA का स्क्वायर, जाहिर बात है ये जो पाइथागोरियन थ्योरम है, इसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास मैग्नीट्यूड्स में होती हैं, उसमें एंगल्स इन्वॉल्व नहीं होते। तो बेसिकली क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए EA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक ये साइड बनती है एक्सेस IA cos थीटा का स्क्वायर, ये बन गया ऑल्टीट्यूड, प्लस बेस में अगर आप देखो तो क्या क्या चीजें हैं, V5 प्लस एक्सेस IA sin थीटा, इन दोनों का स्क्वायर होगा, ये फिर पूरी की पूरी साइड बनेगी। तो बेसिकली V5 प्लस एक्सेस IA sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये ऑल्टीट्यूड के लिए एक्सेस IA cos थीटा का स्क्वायर। अब एक्सेस की वैल्यू है, IA की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है, इधर भी थीटा की वैल्यू है, ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। V5 हमें नहीं पता, EA का मैग्नीट्यूड जो है वो हमें पता है क्या है 277, तो बाकी सब चीजें अब हमारे पास अवेलेबल हैं। तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन हमने V5 की वैल्यू निकाल ली, विच केम आउट टू बी 236.8। अभी याद रखना है कि उसने हमारे से पूछा है टर्मिनल वोल्टेज, हमने अभी फाई निकाला है, तो इसको हम वापस कन्वर्ट करेंगे VT के अंदर बाय मल्टीप्लाइंग द वैल्यू ऑफ VT विद √3। सो सिंस द जनरेटर इज Y कनेक्टेड, तो VT इज इक्वल टू √3 इंटू V5, ये हो गया हमारे पास 210 वोल्ट्स। ये हो गया उस केस में जिस केस में हमारे पास जो लोड है वो लैगिंग है। फिर हमने क्या किया, द जनरेटर इज लोडेड, the generator is loaded with rated current at unity power factor। अब यूनिटी पावर फैक्टर के लिए हमें पता है, IR को इग्नोर करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की डायग्राम बनती है। अब दोबारा से हमने देखना है कि हम इसको किस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये अब तो हमें बनाने की भी जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे EA का स्क्वायर प्लस यहाँ पे अब हमें कॉस की जरूरत नहीं है, ये एग्जैक्टली वेक्टर ही ऑल्टीट्यूड है। तो एक्सेस IA का स्क्वायर प्लस V5 का स्क्वायर, यहाँ से हमने V5 की वैल्यू दोबारा निकाल ली, इधर 277 का स्क्वायर, इधर I इंटू 660 मल्टीप्लाई हो गया 3600, यहाँ से V5 की वैल्यू निकली 270.4 और VT की वैल्यू निकली बाय मल्टीप्लाइंग द वैल्यू ऑफ V5 विद √3 which came out to be 468.4। तो अगर आप देखो 480 वोल्ट्स एट नो लोड था। लैगिंग के लिए जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारा जो वोल्टेज आया वो 236 आ गया, यानी कि 277 से ड्रॉप होके 236 पे आ गया था, या फिर 480 से ड्रॉप होके 410 पे आ गया था। और जब हमने यही लोड यूनिटी पावर फैक्टर के साथ डाला तो फिर हमारे पास जो ड्रॉप है वो 277 से 270.4, द ड्रॉप इज देयर बट द वैल्यू ऑफ ड्रॉप इज वे लेस एज कंपेयर टू द लैगिंग लोड। तो इस केस में हमारे पास 480 वोल्ट से 468.4 पे आ गया। थर्ड पार्ट में उसने कहा था, इफ द जनरेटर इज नाउ लोडेड विद द रेटेड करंट ऑफ 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग, तो बताओ V5 की वैल्यू क्या होगी। अब हमारे पास जो फेजर डायग्राम बनेगी वो कुछ इस किस्म की बनेगी। इसके अंदर अगर आप देखो तो V5 की वैल्यू EA से ज्यादा हुआ करती थी। बेसिकली V5 ऐसे आ गया और ये जो JXSI है ऑब्वियसली इसने IA के 90 डिग्रीज पे होना है, उसको हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया, तो जो रिजल्टेंट था वो EA ड्रॉ कर लिया। अगर आप देखो यहाँ पे तो इसको सॉल्व करने के लिए V5 की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो उसके लिए आपको जो राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ कर सकते हो। अब ये नीचे वाला पूरा वेक्टर V5 है और ये वाला जो हिस्सा है इसका, इस परपेंडिकुलर से लेके V5 तक का, ये ऑब्वियसली JXSIA का साइन कंपोनेंट है क्योंकि थीटा के अपोजिट वाली साइड है। तो इस ट्राइंगल के लिए अगर हम वही हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू बेस प्लस ऑल्टीट्यूड वाला फॉर्मूला लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे कि EA हाइपोटेन्यूज हो गया, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू V5, अभी ये पूरी साइड नहीं आनी चाहिए, सिर्फ ये आना चाहिए O से लेके A तक। तो V5 माइनस एक्सेस IA साइन थीटा अगर करें तो ये बचता है बाकी। ठीक है, तो हमने V5 माइनस एक्सेस IA, यहाँ इसने साइन थीटा नहीं लिखा, ये मिस्टेक है बुक के अंदर, इसको आप करेक्ट कर लें। तो V5 माइनस एक्सेस IA साइन थीटा, ये आ गई एक साइड, इसका स्क्वायर प्लस, और ये जो परपेंडिकुलर है ये एक्सेस IA cos थीटा है, तो ये एक्सेस IA cos थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने फिर दोबारा से वैल्यूज पुट की, तो हमारी जो वैल्यू ऑफ V5 निकली दैट केम आउट टू बी 308। अब ये जो 308 निकल आई है, इसको हमने √3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 535। तो अगर आप देखो तो नो लोड कंडीशन में हमारा जो वोल्टेज लेवल था वो 480 था, और बाय कनेक्टिंग द सेम लोड इन लीडिंग पावर फैक्टर 0.8 लीडिंग, दैट voltage jumped from
480 वोल्ट्स टू 535 वोल्ट्स, तो बेसिकली इंक्रीज हो गया। ये वही चीजें हैं जो अभी तक हमने देखी थी, अब हमने इसको एक किस्म का प्रूव कर लिया या देख लिया कि ये ऐसे वाकई होता है। फिर अगली के अंदर वो पूछता है कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस जनरेटर। अब एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए बाय इग्नोरिंग द अननोन इलेक्ट्रिकल लॉसेस को इग्नोर करना है। व्हेन इट इज ऑपरेटिंग एट रेटेड करंट ऑफ 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, एफिशिएंसी निकालनी है जब वो रेटेड करंट पे ऑपरेट कर रहा हो और 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग के ऊपर ऑपरेट कर रहा हो। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए एफिशिएंसी के लिए? पी आउट चाहिए और पी इन चाहिए। तो बेसिकली अगर हम पी आउट देखना चाहें क्या है, तो 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग के ऊपर V5 की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? 236.8, ठीक है। तो 3V5IA 236.8 इंटू IA, जो आपके पास 60 एम्प्स था, मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा विच वाज 0.8, तो पी आउट आ गया 34.1 किलोवाट्स। अब अगर हमें दूसरी चीज क्या चाहिए थी? पी इनपुट। और पी इनपुट क्या होती है? पी आउटपुट प्लस लॉसेज। तो लॉसेज सारे के सारे एड अप कर लो। पी इनपुट इज इक्वल टू पी आउट प्लस इलेक्ट्रिकल लॉस प्लस कोर लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस। इलेक्ट्रिकल लॉस तो जीरो है उसने कहा, कोर लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस उसने दिया हुआ है, हमने उन दोनों को एड अप किया, जवाब आ गया जी पी इन की वैल्यू 36.6 किलोवाट्स। तो अब क्या हुआ? पी इन और पी आउट दोनों आ गए, पी आउट ओवर पी इन करके वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी निकाली 93.2। फिर उसने बोला है कि जी इनपुट टॉर्क इस जनरेटर का क्या है और काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो क्या, काउंटर टॉर्क जो है वो उसकी वैल्यू क्या है। अगर इनपुट टॉर्क आपने देखना है तो आपको टॉप लाइड ओमेगा एम पता होना चाहिए। मूविंग बैक टू द पावर फ्लो डायग्राम, तो पी इन वाज टॉप लाइट जो टॉ हमने अप्लाई किया प्लस मल्टीप्लाई साथ मल्टीप्लाई बाय द स्पीड ऑफ रोटेशन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पी इन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है पहले ही 34.1 सॉरी 36.6, और ओमेगा एम की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं विच वाज 104.7। ये मिस्टेक है, ये मुझे नहीं पता इसने ये क्यों लिखा है, लेकिन इसकी कोई रीजन नहीं है। यहाँ पे ओमेगा एम की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 104.7, आपने वो पुट करनी है अनलेस मैं आपको कोई और बात कहूँ। ये यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे ओमेगा एम की ये वैल्यू नहीं आ सकती किसी भी तरह। तो टॉप लाइट शुड बी इक्वल्स टू P in over omega m which is 36.6 kilowatts divided by 104.7, हमें टॉप लाइट की वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा उसने पूछा था कि इंड्यूस टॉर्क यानी कि काउंटर टॉर्क जो है वो क्या होगा। तो इंड्यूस्ड काउंटर टॉर्क जो है जनरेटर के केस में हमने कहा था जो इंड्यूस टॉर्क होता है वो हमेशा अपोज करता है, वो काउंटर है। तो काउंटर टॉर्क के लिए पी कन्वर्टेड वाला एक्सप्रेशन चाहिए। वंस अगेन मूविंग बैक टू दैट पावर फ्लो डायग्राम, पी कन्वर्टेड इज इक्वल्स टू टॉप लाइट ओमेगा एम, और हमें पता है कि पी कन्वर्टेड और पी आउट जो है हमने कंसिडर किए थे कि दोनों बराबर होते हैं। तो पी कन्वर्टेड की वैल्यू क्या है पी आउट की, जो 34.1 है, डिवाइडेड बाय वंस अगेन 104.7 रेडियन पर सेकंड, और उसकी वैल्यू हमने पुट की तो टॉ इंड्यूस। अब टॉप लाइट भी मिल गया, टॉ इंड्यूस भी मिल गया। जो लास्ट पार्ट है उसमें उसने कहा वोल्टेज रेगुलेशन तीनों डिफरेंट लोड्स की बेस के ऊपर बताएं क्या होंगे। तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि हमारा वोल्टेज क्या होगा, तो हम इजीली वोल्टेज रेगुलेशन निकाल सकते हैं। फॉर लैगिंग केस नो लोड था 480 और जो विद लोड था वो 410 निकला था, तो 17.1। यूनिटी के लिए 480 और जो विद लोड निकाला था वो 468 निकाला था। दैट केम आउट टू बी 2.6 स्टिल पॉजिटिव but with way less magnitude as compared to the lagging case. Or moving towards the leading case, no load voltage was 480 and with load voltage was calculated to be 535 volts. So the value of voltage regulation is minus 10.3%. The value of voltage regulation is in negative, क्योंकि हमें पता है कि इस केस के अंदर हमने जैसे जैसे लोड इंक्रीज किया है हमारी जो वैल्यू है उसकी वोल्टेज रेगुलेशन की या वोल्टेज की टर्मिनल वोल्टेज की, वो बजाय से कि डिक्रीज होती वो इंक्रीज हुई है। तो अभी तक हमने ये देखा कि एक ऑपरेटिंग अलोन टाइप जो जनरेटर है, जो सिंक्रोनस जनरेटर है, उसके ऊपर लोड्स के इफेक्ट जो हैं वो क्या क्या होते हैं। अब अगर हमें ये पता हो तो जो जनरेटर हैं वो बेसिकली बहुत कम अकेले काम करते हैं। सिर्फ बैकअप जनरेटर टाइप चीजें इस तरह की हो सकती हैं जो अकेले काम कर रही हो। जहां पे भी पावर प्लांट आ जाएगा, जहां पे भी ग्रिड आ जाएगा, जहां पे भी we move towards the national grid or we move towards the IPPs or we move towards a more bigger picture of your power system, तो हमें पता है कि वहां पे एक जनरेटर से काम नहीं चलता। उस जगह पे हमारे पास हमेशा पैरेलल ऑपरेशन ऑफ एसी जनरेटर्स होता है। हमारे पास जो जनरेटर्स हैं वो पैरेलल में लगे होते हैं। उनकी रीजन क्या है?
रीजन डिफरेंट एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि अगर एक ऐसी जगह है जहाँ पे फर्ज कर लेते हैं हमारी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी को एक जनरेटर सप्लाई दे रहा है और दूसरी केस में उसी यूनिवर्सिटी को 2 या 3 जनरेटर पैरेलल में लग के सप्लाई दे रहे हैं। अब हो क्या रहा है, पहला फायदा तो ये होगा कि जिस केस में एक ही जनरेटर सप्लाई दे रहा है, वो उस केस के अंदर अगर उस जनरेटर को कुछ हो जाता है तो आपका पूरा जो यूनिवर्सिटी है वो डिप्राइव हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से और पूरे का पूरा पावर जो है वो शट डाउन हो जाएगा। तो जब तक वो ठीक नहीं होगा वो दोबारा से दोबारा आप उसको ऑन नहीं कर सकते और आप अपने पावर को रिस्टोर नहीं कर सकते। पहली तो ये आ गया जी, रिलायबिलिटी कम होगी। अगर 3 यूनिट पड़े हुए हैं तो इफ 1 यूनिट drops या even shut down, then you have the other 2 units जो partially तो एटलीस्ट आपकी पावर को रिस्टोर कर सकते हैं और उसी दौरान आप उसको मेंटेन कर सकते हो। तो रिलायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। उसके बाद ये कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी का लोड जो है वो वेरी करता है फ्रॉम 20 किलोवाट्स टू 20 मेगावाट्स टू 40 मेगावाट्स जस्ट फॉर एन एग्जांपल, और मैं 40 मेगावाट का एक जनरेटर ला के रख देता हूँ और मेरा एट अ पर्टिकुलर टाइम मुझे लोड की जरूरत थी और मेरा लोड उस टाइम जो था वो 20 मेगावाट था, ठीक है, 40 मेगावाट की बजाय 20 मेगावाट था। मैंने वहां पे एक 40 मेगावाट का एक जनरेटर चलाया हुआ है और 40 मेगावाट के जनरेटर ने आधा लोड उठाया हुआ है 20 मेगावाट, बाकी की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो उस वक्त पे उसकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत कम होगी, क्योंकि हमें पता है कि जनरेटर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है व्हेन दे आर ऑपरेटिंग नियर फुल लोड, क्योंकि इंजन तो चल रहा है, ठीक है, इंजन चल रहा है तो पेट्रोल या डीजल जो भी उसका है वो तो कंज्यूम हो रहा है। लोड आप उसमें से सिर्फ 20 मेगावाट्स ले रहे हो। अभी उसके बदले में अगर हमारे पास 2 जनरेटर्स होते टू टैकल 40 मेगावाट्स ऑफ पीक लोड, अगर 2 होते 20 मेगावाट्स के, तो होता क्या कि जब हमें पता था कि मेरा लोड 20, मेरी डिमांड 20 मेगावाट की है, तो मैं एक जनरेटर ऑन कर देता, एक जनरेटर को बंद रहने देता। तो एज ए रिजल्ट होता क्या, मेरे जो फ्यूल कंजम्पशन है वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाती, क्योंकि एक जनरेटर चल रहा है। और जैसे ही 20 मेगावाट्स इंक्रीज होती तो आई कुड टर्न द अदर वन ऑन टू एंड देन कनेक्टेड टू द पावर सिस्टम। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं हम, हमारे पास रिलायबिलिटी तो बड़ी ही बड़ी, हमारे पास इस केस में जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है हमारी वो भी हमने टैकल की। तो बेसिकली सेवरल जनरेटर्स कैन सप्लाई बिगर लोड्स देन वन मशीन बाय हिमसेल्फ। ओके, जाहिर बात है अगर आप पूरे नेशनल ग्रिड की बात करो तो ये नहीं हो सकता कि एक ही जनरेटर इतना बड़ा हो जो पूरे मुल्क को चला ले। ऑब्वियसली देयर वुड हैव टू बी सम सॉर्ट ऑफ लिमिट, जैसे 300 मेगावाट 400 मेगावाट की ऑल्टरनेटर से बड़ा मेगावाट नहीं होता या बहुत कम कहीं होता है, ठीक है। उसके ऊपर फिर कॉम्प्लेक्सिटीज जहां वो इंक्रीज हो जाती हैं। तो एक प्लांट के अंदर भी अगर एक 1280 मेगावाट का प्लांट है तो 200-250 मेगावाट के 3-4-5 ऑल्टरनेटर्स जो हैं वो वहां पे लगे हुए होते हैं। तो बेसिकली क्या हो गया कि वो बिगर लोड्स तभी सप्लाई करेंगी जब सेवरल जनरेटर्स जो हैं वो हमने इकट्ठे लगाए होंगे। और हैविंग मेनी जनरेटर्स इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ये बात हमने कर ली। हैविंग मेनी जनरेटर्स ऑपरेटिंग इन पैरेलल अलाउज द रिमूवल ऑफ वन और मोर ऑफ देम फॉर शटडाउन एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये भी हमने बात कर ली। और फोर्थ फायदा क्या है, इफ वन जनरेटर इज यूज्ड एंड इट इज नॉट ऑपरेटिंग नियर फुल लोड, वही बात जो मैंने की, देन इट विल बी रिलेटिवली इनएफिशिएंट। विद स्मॉलर सेवरल मशीन्स इन पैरेलल इट इज पॉसिबल टू ऑपरेट ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ देम। जैसे हमने कहा था कि एक 20 मेगावाट वाले को यूज कर लेते हैं, तो द वंस दैट डू नॉट ऑपरेट आर ऑपरेटिंग नियर दैट डू ऑपरेट आर नाउ ऑपरेटिंग एट नियर फुल लोड, यानी कि 20 मेगावाट को अगर हमने 20 दिया हुआ तो वो फुल लोड के ऊपर काम कर रहा है एंड दस मोर एफिशिएंट। अब अगर इसमें आगे देखो तो वो बोलता है जनरेटर G1 इज सप्लाइंग पावर टू द लोड with another generator G2 which is about to be parallel with G1 by closing the switch S1। तो अगर हम ये लोड ऑलरेडी एक जनरेटर के साथ कनेक्टेड था, अभी हमें पता है डिमांड बढ़ रही है तो हमने सेकंड जनरेटर इसके अंदर पैरेलल करना है। और कैसे कर सकते हैं, स्विच को क्लोज करके। तो कहता है क्या चीजें हैं जिसको हमने मद्देनजर रखना है पैरेलल करते हुए। तो ये 3-4 चीजें हैं जिसका हमने ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज कि दोनों जनरेटर्स का जो आरएमएस लाइन वोल्टेज है वो इक्वल होना चाहिए हर सूरत। अगर उसका 480 वोल्ट्स है लाइन वोल्टेज तो इसका भी 480 होना चाहिए। Secondly, the two generators must have the same phase sequence। phase sequence सेम होना चाहिए। phase sequence अगर आपको याद होगा तो phase sequence का मतलब है एक 0 पे, दूसरा 120 पे, तीसरा 240 पे। अगर हम इसको आर वाई बी कहें तो दूसरे का भी आर वाई बी ही होना चाहिए। आर आर से कनेक्ट, वाई वाई से कनेक्ट, बी बी से कनेक्ट। अगर उसका आर इसके वाई से कनेक्ट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि वो 0 पे और ये 120 वाले पे, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया तो देयर विल बी 400 वोल्ट्स of potential difference between these two generators, और
ये जो करंट है वो इन्हीं के अंदर ही फ्लो करना शुरू कर देगा, एक शॉर्ट सर्किट कंडीशन पैदा हो जाएगी। तो फेज सीक्वेंस आर वाई बी अगर इसका है तो आर वाई बी ही उसका होना चाहिए, सेम होना चाहिए। phase angle must be the same, the time at which you are connecting these two lines, उसके ऊपर उसका फेज एंगल सेम होना चाहिए। फिर से वही बात कि अगर सेम नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो फेज एंगल भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो चौथी चीज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू जनरेटर्स मस्ट बी अबाउट द सेम, जो फ्रीक्वेंसी है वो अबाउट सेम होनी चाहिए। अब अबाउट क्यों होनी चाहिए, बिल्कुल सेम क्यों नहीं होनी चाहिए? तो अगर आप इसकी तरफ देखो, हमें पता है कि जैसे ही लोड इंक्रीज करते हैं हम किसी लोड किसी जनरेटर के ऊपर, तो उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी डाउन होती है, और अगर स्पीड उसकी थोड़ी सी डाउन होगी इसका मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अब ये जनरेटर जो है, फर्ज कर लेते हैं 50 हर्ट्ज पे इस लोड को सप्लाई दे रहा था, ये जनरेटर जो है वो इस वक्त अनलोडेड कंडीशन में है, ठीक है, अभी तक हमने कनेक्ट नहीं किया। तो जब हमने इसको इसके साथ कनेक्ट करना है, इस सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है, तो हमने एग्जैक्टली ये 50 हर्ट्ज पे नहीं रखना, क्योंकि अगर हम इसको 50 हर्ट्ज पे रखेंगे और जैसे ही इसको साथ कनेक्ट करेंगे तो जैसे ही इसके ऊपर लोड पड़ेगा इसकी फ्रीक्वेंसी नीचे गिरेगी, थोड़ी सी नीचे गिरेगी, और वो अगर नीचे गिरेगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी के अंदर डिफरेंस आ जाएगा। तो हमने करना क्या है कि जो ऑन इनकमिंग जनरेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा ज्यादा रखना है एज कम्पेयर टू दिस, ताकि जैसे ही इसके ऊपर लोड पड़े इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो के इन दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो बेसिकली ये है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इनकमिंग जनरेटर की स्लाइटली ग्रेटर रखनी पड़ती है एज कम्पेयर टू द जनरेटर विच इज ऑलरेडी सप्लाइंग द सिस्टम। तो बेसिकली जनरल प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट यूजिंग वोल्ट मीटर द फील्ड करंट ऑफ द ऑनकमिंग जनरेटर शुड बी एडजस्टेड। वोल्ट मीटर देखें लें और पहले देखेंगे जो पहले से लगा हुआ है उसकी कितने वोल्ट्स आ रहे हैं, 480 वोल्ट्स आ रहे हैं। फिर इनकमिंग जनरेटर जो है उसको देखो कि उसके आउटपुट पे जो वोल्टेज है वो क्या है, अगर वो 460 है तो उसका फील्ड करंट एडजस्ट करो और उसको 480 पे लेके आओ, पहला काम ये हो गया। दोनों अगर 480 हो गए तो फिर सेकेंडली क्या है, फेज सीक्वेंस जो है वो ऑनकमिंग जनरेटर का वो सेम होना चाहिए। अब फेज सीक्वेंस कैसे पता लगेगा कि सेम होगा इसका बड़ा आसान तरीका है। अभी हमने पढ़ा था कि एसी मोटर जो है वो किस तरह से काम करती है। हमने कहा था कि रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेज करती है स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड को, और वो कॉन्स्टेंटली चेजिंग पोजीशन में रहती है और स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही होती है। तो बेसिकली अगर हम आर वाई बी एक मोटर उठाएं और उसको आर वाई बी पहले जनरेटर से 3 टर्मिनल उठा के उसके साथ कनेक्ट कर लें और देखेंगे वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, फिर वही मोटर उठाएं और उसको ऑन कमिंग जनरेटर के 3 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें। अब अगर तीनों सीक्वेंसेस वही होंगे जिस सीक्वेंस में वो कनेक्ट किया गया था, तो जो मोटर है वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिसमें पहले वाले जनरेटर के साथ लग के मूव कर रही थी। अगर इनमें से किसी एक का भी फेज सीक्वेंस उल्टा हुआ, यानी कि आर बी वाई हुआ आर वाई बी के बजाय, तो क्या होगा? हमें पता है कि अगर एक भी करंट जो है वो स्वैप कर दिया जाए तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट रिवर्सेस, तो हमारी जो मोटर हमने अभी लगाई होगी उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अपोजिट होगी एज कम्पेयर टू द फर्स्ट सिनेरियो जिसमें आपने आर वाई बी लगाया था। आर बी वाई वाले में अगर सेकंड में आर बी वाई हुआ तो उसमें वो डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगी मोशन की। अगर अपोजिट घूमना शुरू करे तो समझ लो कि मेरा फेज सीक्वेंस उल्टा है, मैंने किसी दो फेजेस को जो है वो अब आपस में बदलना है ताकि फेज सीक्वेंस ठीक हो। तो कि उनमें से किसी दो को बदलोगे दोबारा से उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी, अब आपको पता लग जाएगा कि आपके फेज सीक्वेंस जो है वो दोनों के इक्वल हो गए हैं, दोनों के एक जैसे हो गए हैं। उसमें एक बल्ब वाला मेथड भी है, वो अगर आप यहाँ पढ़ लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा, वो ज्यादा आसान है, लेकिन ये ज्यादा लॉजिकल है जो हमने पढ़ा था। और थर्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑनकमिंग जनरेटर मैंने कहा था स्लाइटली हायर रखते हैं रनिंग सिस्टम से। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उसके ऊपर लोड डालते हो तो वो थोड़ा सा कम होगा और वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये एक फॉर्मूला है द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पावर। तो P इज इक्वल्स टू क्या है? SP बेसिकली स्लोप है, स्लोप ऑफ द कर्व इन किलोवाट पर हर्ट्ज, यानी कि कितना लोड डालने से जो फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर कितना डिफरेंस आता है। फिर है ये F, फ्रीक्वेंसी एट नो लोड और फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम। नो लोड फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटर, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, पावर आउटपुट ऑफ द जनरेटर और स्लोप ऑफ द कर्व। ये यूज कैसे होती है इस एग्जांपल के अंदर वो बताता है कि ये जो एक फिगर है इसके अंदर एक जनरेटर लगा हुआ है, वो लोड को सप्लाई दे रहा है, साथ एक सेकंड लोड है। तो बेसिकली उसको हमने कनेक्ट करना है पैरेलल में। फर्स्ट वन के जनरेटर हैज नो लोड फ्रीक्वेंसी ऑफ 61 हर्ट्ज, जनरेटर की नो लोड फ्रीक्वेंसी जो है वो 61 हर्ट्ज है, और स्लोप SP जो है वो 1 मेगावाट पर हर्ट्ज है। लोड 1 consumes a real power of 1000 kilowatts at 0.8 power factor lagging
while load 2 consume a real power of 800 kilowatt at 0.707 पावर फैक्टर लैगिंग। अब कह रहा है स्विच क्लोज करने से पहले ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी सिस्टम की क्या होगी। तो स्विच क्लोज करने से पहले ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो हमें पहले ये फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल टू एस पी एफ एन एल माइनस एफ सिस्टम। यहाँ से वो एफ सिस्टम पूछ रहा है, सिस्टम की क्या है, बाकी चीजों को एक साइड पे ले जाओ। तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी सिस्टम की हमें पता है, नो लोड पे उसने फ्रीक्वेंसी दी हुई है 61 हर्ट्ज। पावर पहले केस में जिसमें सिर्फ एक लोड लगा हुआ है, लोड 1, तो उसमें पावर क्या होगी 1000 किलोवाट, और एसपी की वैल्यू 1 मेगावाट पर हर्ट्ज थी। तो इसकी वैल्यू अगर आप निकालो तो 61 हर्ट्ज माइनस 1 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज इनिशियल सिस्टम फ्रीक्वेंसी। फिर वो कहता है कि अगर लोड 2 कनेक्ट कर दिया तो ऑपरेटर को अब क्या करना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी जो सिस्टम की है वो 60 हर्ट्ज के ऊपर चली जाए। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे लोड 2 कनेक्ट करेंगे तो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी के साथ होगा क्या। जब हमने लोड 2 कनेक्ट किया तो नो लोड फ्रीक्वेंसी स्टिल 61 हर्ट्ज है, लेकिन पावर 1000 की बजाय अब 1800 हो गई, क्योंकि 1000 एक थी और 800 एक थी। तो ये हमारे पास आ गया 61 हर्ट्ज माइनस 1.8 हर्ट्ज, यानी कि अब हमारी जो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज से गिर के 59.2 हर्ट्ज पे चली गई है, यानी कि कम हो गई है लोड बढ़ने की वजह से। तो अगर हम चाहते हैं कि हमने इस फ्रीक्वेंसी को वापस 60 हर्ट्ज पे लेके जाना है, तो ऑपरेटर को क्या करना पड़ेगा, गवर्नर को सिग्नल देना पड़ेगा कि इनपुट टॉर्क बढ़ाए, यानी कि अगर वो टरबाइन है तो वाटर का फ्लो इंक्रीज करे ताकि उसकी जो स्पीड है, उसकी जो इनपुट टॉर्क है वो इंक्रीज हो, एज ए रिजल्ट उसकी स्पीड थोड़ी सी ऊपर बढ़े, और वो साथ मॉनिटर करता जाए। जैसे ही स्पीड फ्रीक्वेंसी उसके दोबारा 60 हर्ट्ज पे आए, या स्पीड उसकी जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीड बनती है, इन केस ऑफ 60 हर्ट्ज 3600 आरपीएम फॉर 2 पोल जनरेटर, तो जैसे ही 3600 आरपीएम पे वापस जनरेटर की जाए वो गवर्नर को वहां पे स्टेबल कर दे। तो ये हमारे पास बेसिकली एक वो तरीका है कि हमने वापस ऊपर कैसे लेके जाना है। तो करना क्या है, उसने नो लोड फ्रीक्वेंसी को अब 61 हर्ट्ज से बढ़ा के 61.8 पे लेके जाना है। तो उस जगह पे हमारी जो इन दोनों को लोड सप्लाई करने के बाद फ्रीक्वेंसी बचेगी वो 60 हर्ट्ज बचेगी। ये एग्जांपल हमारे पास थी। यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 5 है, सॉरी चैप्टर नंबर 5 को क्लोज करते हैं।